मेरी बात सुन भाई, जब से अपने निजी पुत्र और निजी पुत्रियां होने लगे शादी के बाद, तब से मुझे लगता है भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ गया। समझा? पता नहीं सही है कि नहीं, लेकिन ऐसा मैंने युवल नोआ हरारी की किताब है सेवियंस, उसमें कहीं पढ़ा, ठीक है, वो हिस्टोरियन है, वो लिखते हैं ऐसा। ठीक है, चलो हम लोग किस बारे में बात करते हैं बताओ मुझे। कितनी बातें हो गई थी, ग्रहण का सिद्धांत हो गया था, हाँ, सलोनी और चीता वाला एग्जाम्पल हो गया था, उससे हमने क्या समझा था, क्या सीखा था? चीता को नहीं मारना चाहिए, सलोनी दो चार आती जाती रहेंगी, है कि नहीं? चलो, अरे ये बड़ा सीखा था, हमने ये सीखा था कि अगर चीता का इफेक्ट, उसका प्रभाव कम किया जा सकता हो, न्यूट्रलाइज किया सकता हो, उसे इंजेक्शन देकर बेहोश किया जा सकता हो, तो उसे मारने की आवश्यकता ही क्या है? मेरी बात सुन भाई, अगर सलोनी घर से बाहर आ चुकी है ना, तो उसे मारने की कोई आवश्यकता है नहीं। बस यही है ग्रहण का सिद्धांत। ग्रहण के सिद्धांत में यह बोला गया कि दो तरह के लॉज हैं 26 जनवरी 1950 के बाद, दो तरह के कानून हैं। एक वह कानून है जो 26 जनवरी 1950 के बाद बनेंगे, है ना, आजादी के बाद बन रहे होंगे संविधान के अनुसार, और एक वो कानून है जो पूर्व निर्मित है, उसके पहले बने हुए। तो अगर पूर्व निर्मित कानूनों में कोई ऐसा उपबंध है, कोई ऐसा भाग है, कोई ऐसा खंड है जिसका संविधान के साथ मैच नहीं होता है, जो संविधान के साथ संगति नहीं बैठती है, संविधान के साथ असंगत है, समझ गए ना मेरी बात? ठीक है, तो उसे तो हो जाना चाहिए था कैंसिल, समझ में आ रहा है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला, उच्चतम न्यायालय ने बोला कि उसे बार बार कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, बहुत पुराने कानून है, अगर उनका उपयोग नहीं हो रहा है, अगर समाज में उनका उपयोग नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, कैंसिल मत करो। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल IPC 377 किस बारे में? समलैंगिकता, जिसमें समलैंगिकता को अपराध माना गया, उसका उपयोग करके जब तक कोई अरेस्ट नहीं हो रहा था तब तक कोई दिक्कत नहीं है, चलती रही। IPC में था कि समलैंगिकता का अपराध है, लेकिन उसका उपयोग करके, उसका अक्सर उपयोग नहीं होता था, कानून अमल नहीं लाता था, लोगों का अरेस्ट नहीं हो रहा है, लोगों को सजा नहीं दी जा रही है, तो ठीक है। लेकिन जब लोगों का अरेस्ट शुरू हो गया, कानून के प्रैक्टिस में आना शुरू हो गया, तो लोग सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने बोला समलैंगिकता का कानून क्या है? गलत। कैसा है? असंवैधानिक, क्योंकि वह लोगों से उनकी लैंगिक अभिव्यक्ति का, है ना, अधिकार छीनता है, उनकी लैंगिक अभिव्यक्ति का अधिकार छीनने वाला है, और इसीलिए क्या हो गया? असंवैधानिक। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, चल रहा था पहले से चला था, कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है फंडामेंटल राइट्स बहुत बड़े हैं, बहुत विशाल है, इनका कद बहुत विशाल है। अगर इसके आगे पीछे ऊपर नीचे दो चार कानून है भी जो इस, समझ रहे हो ना? अगर दो चार कानून ऐसे भी हैं जो इसकी आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं, कोई बात नहीं, ये इसकी छाया में छिप जाए। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? लेकिन अगर ये किसी तरह से सामने आ गए, समझा? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो ऐसे में, या सामने आ गए ऐसे समझ लो, या कैसे भी समझ लो, कि अगर किसी तरह से इन्हें अमल में लाया जा रहा हो, या छिपे नहीं रह गए, इन्हें अमल में लाया जा रहा हो, तो इन्हें क्या करना पड़ेगा? निरस्त करना पड़ेगा, इन्हें कैंसिल करना पड़ेगा, इन्हें असंवैधानिक एवं शून्य घोषित कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय द्वारा। ऐसी पावर, ऐसी शक्ति, कौन सा आर्टिकल? 13(1), समझ रहे हो ना? आर्टिकल 13(1) ऐसी शक्ति किसे देता है? न्यायालय। समझ में आ रहा है? और न्यायालय में दी हुई यह शक्ति ही, क्या कहलाती है? न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनर्विलोकन।
समझ रहा हो ना? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं ना? ऐसा नहीं केवल इसी में दिया, बहुत जगह दिया हुआ। मूल अधिकारों की यदि बात करें तो न्यायिक समीक्षा हमें अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32 दोनों में दिखती है ना, बाकी और जगह भी दिखती है। पूरे संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द केवल एक जगह लिखा हुआ है, अनुच्छेद 137 में, केवल एक जगह लिखा हुआ है अनुच्छेद 137 में, लेकिन दिखती है बहुत सारी जगह पर। क्या मेरी बात क्लियर है? Yes, शब्द का उपयोग नहीं है, शब्द का उपयोग नहीं है, लेकिन शक्ति वही है। क्या मेरी बात समझ आई? अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 131, 132, 133 से 137 तक, उसके बाद 242, 252, 242, 252, 278, सब में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान, कुछ ना कुछ न्यायिक समीक्षा। समझ रहे हो? न्यायिक समीक्षा क्या? इसका मतलब ये हो गया, बहुत सिंपल सी बात, अगर किसी भी मोमेंट पर, अगर किसी भी क्षण, ठीक है, न्यायपालिका को यह लगे कि यह प्रावधान शक्तियों को सीमित कर रहा है, मूल अधिकारों से छेड़छाड़ कर रहा है, समझ रहे हो ना, मूल ढांचे से छेड़छाड़ कर रहा है, तो वह उन्हें बिना उसके पास कोई आया भी नहीं, उसके पास किसी ने अपील नहीं की है, खुद ही अपने आप न्यायालय को दिख रहा है। न्यायालय अंधा थोड़ा होना है, कानून अंधा होता है ना। न्यायाधीशों की तो भरसक आंखें हो गई है, बड़ी बड़ी है। सर अभी वो भी तो नहीं है। किसके आंखें नहीं? समझ रहे हो ना? कानून के। हाँ, कानून की आंखें नहीं है ना, है सर। बाकी न्यायाधीशों की तो आंखें होती ही है, वो तो देख ही सकते हैं समाज में क्या चल रहा है। तो अगर उन्हें समझ में आता है कि यार समाज में गलत हो रहा है कुछ, तो वो अपनी ओर से, बिना लोगों के अपील किए, अपनी ओर से, समझ रहे हो ना, न्यायिक समीक्षा ले सकते हैं, और ऐसे उपरोक्त कानून, ऐसे कानून जो कि असंवैधानिक हो, उसे निरस्त कर सकते हैं, उसे नल एंड वॉइड, असंवैधानिक और शून्य घोषित कर सकते हैं, अविधिक और शून्य घोषित कर सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। मेरी बात समझ आई? ठीक है। तो बोला ये गया कि दो तरह के लॉज है, दो तरह के कानून है, एक 26 जनवरी 1950 के बाद बनने वाला, एक 26 जनवरी 1950 के पहले बनने वाला। तो पहले बने हुए बहुत सारे कानून ऐसे हो सकते हैं, जैसे मैंने तुम्हें आईपीसी बताया है ना, आईपीसी कब लिखा गया था? बहुत पहले, 1800 समथिंग में, 73 शायद, 1860 में एक है, एक 1873 में है, ठीक है। आईपीसी बहुत पहले लिखा गया है। तो अगर पूर्व निर्मित कानून, पूर्व निर्मित विधि मान्य कानून अगर संविधान के साथ संगत नहीं है, अगर संविधान के साथ संगत नहीं है, कट जाने चाहिए थे, लेकिन उच्चतम न्यायालय कर रहा है, कौन बार बार काटेगा? तुम लोग खुद ही समझ लो ना कि मौलिक अधिकार बहुत बड़ा है, जब मौलिक अधिकार की अवहेलना होगी तब उसे काट देंगे। समझ रहा हूं मैं मेरी बात? कौन एक एक कानून काटे बैठकर? जब तुम्हें लगे मूल अधिकार की अवहेलना हो रही है, मेरे पास आराम काट देंगे। समझ में आ रहा है? तो इस सिद्धांत को बोला गया ग्रहण का सिद्धांत। ग्रहण का सिद्धांत यानी कि मौलिक अधिकार इतने बड़े हैं कि बाकी कानूनों के ऊपर छाया रोपित कर रहे हैं, बाकी सब कानून उनकी छाया में है। अगर कोई कानून बाई चांस उससे बड़ा होता है तो उसे काट दिया जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर उसकी छाया में है यानी कि अदृश्य है, ग्रहण लगा हुआ है, तो नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, अमल में नहीं आ रहा है, अरे पड़ा रहने दो आईपीसी में, सीआरपीसी में। पूर्व निर्मित कानून ऐसे हो सकते हैं जो कि असंवैधानिक, पूर्व निर्मित कानून ऐसे हो सकते हैं जो असंवैधानिक, लेकिन जब तक वो फंडामेंटल राइट्स की छाया में है, अमल में नहीं आ रहे हैं, है ना, तब तक उसे वैसा पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसी को बोला गया ग्रहण का सिद्धांत। अगर कोई पूर्व निर्मित विधि मान्य कानून, विधि मान्य अधिकार सुसुप्त अवस्था में है, प्रसुप्त अवस्था में है, तो उसे डिस्टर्ब करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर उसे बार बार उपयोग करके नागरिक के अधिकारों का हनन हो रहा हो, तब आप मूल अधिकार के बेसिस पर उन्हें कैंसिल कर सकते हो। तो आईपीसी 377 जब उपयोग होने लगा, पहले लोग का ध्यान नहीं गया, मेरी बात सुन रही, जब उपयोग होने लगा, समलैंगिकता के खिलाफ पुलिस छापा मार रही है, ऐसा कर रही, वैसा कर दे रही, दो समान एक तरह के लोग है ना, जो एक साथ रहना चाह रहे हैं, शादी कर रहे हैं, पुलिस नहीं करेगी, समलैंगिकता अपराध है। तो ऐसे में लोग किसका रुख करेंगे? न्यायालय का। और वहां न्यायालय उनके जीवन जीने का अधिकार उन्हें देते हुए, लौटाते हुए उन्हें
क्या बोला है? आर्टिकल 19(1) में क्या बोला है? क्या बोला है? अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का अधिकार। अभिव्यक्ति केवल बोलना होता है? बोलना, लिखना, पहनना, समझ रहा हो ना? चेहरा पेंट करके घूमना, मेकअप, दीदी की शादी, समझ रहा हो ना? ये तुम्हारा अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार। उल्टी टोपी लगाना, तिरछी टोपी, समझ रहे हो ना? अभिव्यक्ति का अधिकार। समझ में आ रहा है ना? अरे बोलो, समझ में आ गया? अभिव्यक्ति का अधिकार है, मतलब चाहे जैसे मन के घूमो, है ना? चाहे सनी देओल बन के घूमो, चाहे सलमान खान, चाहे जो भी बन के घूमो, मुझे कहना ही है। समझ में आ गया? कुछ भी पहनने का, कुछ भी खाने का, किसी भी तरह की लैंगिक अभिव्यक्ति पूरा करने का अधिकार है। समझ में आ? अरे बोलो, ठीक है? बाद में सामने से सैंडल पड़ेगी तो मत बोलना ये व्यक्ति का अधिकार दिया है, लेकिन बता रहा हूँ अधिकार तो है। समझ में आ? दूसरे को परेशान नहीं करना है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? अरे बोलो, समझ में आ गया? 26 जनवरी 1950 के पहले ये बोल दिया गया, ग्रहण का सिद्धांत लग गया। अब सुप्रीम कोर्ट की जानते हो ना, खाली बैठे बैठे, है ना? उस समय टीवी भी नहीं होता था, उस समय वेब सीरीज भी नहीं आई थी बहुत सारी, मोबाइल भी नहीं था कि तुम लोग इतना इंस्टा और स्नैप और पता नहीं क्या चला रहे, यूट्यूब देख रहे। मेरी बात समझ? तो सुप्रीम कोर्ट के वकील बैठे बैठे क्या करेंगे कि ये बताइए, उच्चतम न्यायालय साहब आप ये बताइए कि जो पूर्व निर्मित कानून है इन पे आपने बोल दिया ग्रहण का सिद्धांत है, लेकिन बाद के जो निर्मित कानून होंगे उनमें भी क्या ग्रहण का सिद्धांत लगेगा? तो शुरुआत में संविधान में लिखा हुआ था, और न्यायालय का भी यही व्यू था, न्यायालय का यह रुख था कि ऐसे ऐसे प्रावधान पास ही नहीं होंगे, पारित ही नहीं होंगे जो असंवैधानिक होंगे। वो पास होते ही क्या हो जाएंगे? असंवैधानिक एवं शून्य। मेरी बात सुन भाई? पास होते ही क्या हो जाएंगे? असंवैधानिक एवं शून्य। मेरी बात समझ में आ गई? लेकिन अगर बाई चांस पास हो जाते हैं, अब ये और पीछे पड़े हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो वकील है कि ग्रहण का सिद्धांत यहाँ पर लगा हुआ है। लेट अस सपोज कोई ऐसा लॉ बन गया, ऐसा कानून बन गया जो कि मूल अधिकारों का हनन कर रहा हो और अभी नया बना, ऐसे में क्या होना चाहिए, है ना? तो आप देखो, जब ये सब प्रश्न आता है तो सुप्रीम कोर्ट के जजों का व्यू अलग अलग हो जाता है। शुरुआत के जज ने कुछ और बोला, बाद के जज ने कुछ और बोला। शुरुआत के जज ने ये बोला था कि अपने आप असंवैधानिक हो जाएंगे। फिर 1955-60 में एक अंबिका मिल केस है ना? अंबिका मिल केस है। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर कोई ऐसा प्रावधान बन जाता है जिससे मूल अधिकारों की अवहेलना हो सकती है, मेरी बात समझ आई? तो ऐसे में जब वह अवहेलना हो रही होगी तब हम न्यायिक समीक्षा का उपयोग करके उसे निरस्त करेंगे, वरना वो अगर बने हुए हैं और उससे कोई किसी के अधिकार छीने नहीं जा रहे हैं, मेरी बात सुनी? तो भविष्य में जब छीने जाएंगे तब हम उसे चेंज कर देंगे, निरस्त कर देंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? तो यानी कि ग्रहण का सिद्धांत न केवल इन कानूनों के लिए रह गया बल्कि इस कानून के लिए भी लागू हो गया। क्या मेरी बात क्लियर है? अब कई सारी किताबों में यही लिखा हुआ है कि ग्रहण का सिद्धांत केवल पूर्व निर्मित विधियों के, ऐसा नहीं। इस समय जो सुप्रीम कोर्ट का रुख है वो ये है, अगर नए भी कोई कानून आए हैं लेकिन उन लिखित कानूनों में कुछ बात लिखी हुई है मौलिक अधिकारों के खिलाफ जा सकती है, लेकिन अभी गई नहीं, अभी अमल में नहीं आई है, तो उसे भी रहने दो ग्रहण में, क्योंकि सबको पता है कि मूल अधिकार सर्वोपरि। सबको पता है, बात पहले से मान ली गई कि सबको पता है मूल अधिकार सर्वोपरि है। ठीक है? तो हम बार बार हर कानून को लेकर नहीं छाटेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? दूसरी बात, एक बात पहले से मैं कल बताई थी कि कोई भी लॉ, लेट सपोज कोई कानून बनाए, L1, L2 और L3 तीन नियम मिला के कोई कानून, कोई अधिनियम आया। इसमें हमने देखा, बताया था ना कि इसमें हमने देखा कि था कि L2 और L3 असंवैधानिक है, संविधान के अनुसार नहीं। L1 जो है वो ठीक है, संविधान के अनुसार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे में L2 और L3 फॉलो नहीं हो पाएंगे, L1 की सीमा तक फॉलो होगा। ऐसा लॉ पास हो जाएगा, ऐसा लॉ पास हो जाएगा, प्रैक्टिस में होगा, लेकिन केवल L1 ही फॉलो होगा, L2 और L3 फॉलो नहीं। समझ गया? L2 L3 कल बताया था, याद आ रहा है? रिवाइज करवाऊंगी, याद आ गया? आ गया?
तो L2 L3 फॉलो नहीं होगा, मेरी बात में L1 फॉलो हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को बोला गया पृथक्कीकरण। पृथक आधा का पृथक्कीकरण का सिद्धांत, जहां एक ही कानून के अंदर अलग अलग प्रावधान को पृथक कर दिया जाएगा। जो संवैधानिक है वह मान्य होंगे, जो असंवैधानिक है जब तक वह अमल में नहीं आ जा रहे हैं तब तक उन्हें ग्रहण के अंदर माना जाएगा। अगर बार बार अमल में लाए जा रहे होंगे, मूल अधिकारों की अवहेलना हो रही होगी, तो सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा का उपयोग करके उन्हें निरस्त कर देगा। तो इसमें हमें 3 चीज पता चली, समझ में आ रहा है? पहली चीज तो ग्रहण का सिद्धांत, इसके बारे में कल बात की थी। एक और चीज क्या बता दी कि अनुच्छेद 13 किस बारे में बात कर रहा है? न्यायपालिका की शक्ति के बारे में। न्यायपालिका की शक्ति यानी कि कौन सी हो गई? न्यायिक समीक्षा की शक्ति, यानी कि अनुच्छेद 13 पहली बार न्यायिक समीक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 13 के अनुसार न्यायपालिका के पास खुद की शक्तियां हैं, खुद के विवेक की शक्तियां हैं। कोई अपील करे चाहे ना करे, कोई अपील करने आए चाहे ना करे, खुद के विवेक की शक्तियां हैं कि भैया समाज में गलत हो जाएगा। तो न्यायिक समीक्षा का उपयोग करके, है ना, न्यायिक पुनर्विलोकन का उपयोग करके, इसे इंग्लिश में बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू या जुडिशियल एक्टिविज्म, इसका उपयोग करके क्या करेगा? कानून को कैंसिल कर सकता है। कौन? न्यायपालिका। संसद से ऐसे पारित कानून जिसकी वजह से आपके मूल अधिकारों में कुछ इधर उधर होने की आशंका कर सकता है, यह अधिकार है। सामान्य तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया है कि जब तक ऐसे कानून असल में जिंदगी पर, समझ लो ना, जमीनी हकीकत में, असल में, समझ लो ना, अमल में आने पर जब तक असल में मूल अधिकारों की अवहेलना नहीं करेंगे तब तक हम उसमें तामझाम करने नहीं करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? इसका मतलब ये नहीं कि तामझाम कर नहीं सकते, कर सकते, पूरा अधिकार है, लेकिन खुद से दूरी बना ली है कि संसद को भी स्वतंत्रता के साथ अधिकार, कुछ काम करने का अधिकार रहे, कुछ शक्तियां बना दी। संसद के अपने विवेक पर छोड़ दिया गया है कि वह ऐसे प्रावधान ना लाए जिससे मूल अधिकारों का किसी भी प्रकार से हनन होता। चाहेगा तो काट देगा सुप्रीम कोर्ट, ऐसे ही काट देगा। चाहे तो बोलेगा कि यार नियम तो लिखा हुआ है, लेकिन कोई आदमी दिखाओ जिसमें इस नियम का कुछ गलत प्रभाव पड़ रहा हो। एक को आदमी ले आओ, है ना, चीता को मार दे, क्यों मारे? सलोनी को तो काटा नहीं, समझ रहे हो ना, आराम से निकल गई, खिसक गई सलोनी, बंद कर दी, तो ऐसे चीतों क्यों मारे? इतना समझ लो, नॉन वायलेंट अहिंसक चीता, समझ? अरे बोलो, इतने अहिंसक चीता क्यों मारे? ठीक है, तो इसीलिए चीते के शिकार के शिकारी यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने हम नहीं मारेंगे, है ना। जब उसको शिकार करेगा, अगर वो आदमखोर बन जाएगा तब हम मारेंगे। अगर वो आदमखोर नहीं है, लोगों का नुकसान नहीं कर रहे, तो नहीं मारेंगे। उसी तरह से प्रावधान होगा। अगर उन प्रावधानों की वजह से, अगर नए कानूनों में लिखित प्रावधानों की वजह से मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो उनका शिकार कर लेगा। कौन कर लेगा शिकार? सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर देगा। मेरी बात समझ आई? और अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस चीते के दांत देख के घबरा गए, तो नहीं, रहने दे, जाने दे। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कल को कॉकरोच से डर लगेगा इन्हें, कल को छिपकली के लिए फॉरेस्ट ऑफिसर को कॉल कर देंगे कि मेरे घर में छिपकली निकल आई है, आ जाइए, मेरे घर में कॉकरोच आ गया, आ जाइए। समझ में आ रहा है ना? सबको कहेंगे हमारे घर में कैसे आ गए, आपका जीव जंतु से हटाइए। कहाँ तक बार बार वो कैंसिल करेगा? तो इसलिए बोल दिया जब तक नहीं काटे इन्हें तब तक कुछ नहीं। ठीक है, ये बोल रहे काटने के बाद तो कॉल ही नहीं कर पाएंगे। समझा? जहां भी हानि की संभावना रहेगी वहां आप ऐसा कर सकते हैं, वहां आप न्यायालय से अपेक्षा कर सकते हैं। न्यायालय पूछेगा इसके पहले कहीं देखे हो, कहीं किसी का हनन हो रहा है? नहीं हो रहा ना, तो काहे परेशान हो? क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो, सब में आ गया? चलो नोट करना स्टार्ट करते हैं। बहुत नोट करना है आज खूब बड़े बड़े नोट्स बना लें लोग। आज लिखने वाला दिन है, ठीक है? आज के दिन को लिखने के दिन के रूप में याद किया जाए। लिख लो, बहुत लिखना है। लिखो लिखो अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 न्यायपालिका को मूल अधिकारों के संरक्षक के रूप में, न्यायपालिका को मूल अधिकारों के संरक्षक के रूप में
स्थापित करते हुए कैसे मूल अधिकारों का संरक्षण मिल रहा है? समझ गया ना कि मूल अधिकारों में बदलाव होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसे कैंसिल कर सकती है। वो सुप्रीम कोर्ट का खुद कहना है कि हमने दूरी बना दी है, ये बात अलग है ना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि हमने दूरी बनाई हुई है। अगर कोई लॉ, अगर कोई प्रावधान सच में जमीनी स्तर पे अगर मूल अधिकारों की अवहेलना कर रहा होगा तब हम उसका शिकार करेंगे, तब उसे जज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। मेरी बात सुनाई? लेकिन यहां पर अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट को पूरा हक है कि वह मूल अधिकारों में छेड़छाड़ करते हुए प्रावधानों को निरस्त कर दे। क्या यह अनुच्छेद न्यायपालिका को मूल अधिकारों के संरक्षक के रूप में स्थापित करता है? कर रहा है? मूल अधिकारों का संरक्षण किसके अधिकार में हो गया? न्यायपालिका, गार्जियन, कस्टोडियन, इसीलिए गार्जियन बोला था, है ना। गार्जियन, कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन या मूल अधिकारों का गार्जियन, संरक्षक किसे बोला जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट को, न्यायपालिका को। क्यों? इसी वजह से। मेरी बात समझ में? संविधान लिखा किस लिए गया था? बताया था मेन ऑब्जेक्टिव लोगों को मूल अधिकार देने के लिए, और उन्हीं पवित्रतम मूल अधिकारों का संरक्षण किसके हाथ में है? न्यायपालिका के हाथ में। समझ रहे हो ना? राज तो अपनी शक्तियां इधर उधर बढ़ाएगा ही, लेकिन लोगों की शक्तियां कम ना हो, इसलिए लिखा रहता है संविधान। लोगों के पास न्यूनतम अधिकार है, इसलिए लिखा रहता है संविधान। और इसका संरक्षण किसके हाथ में है? न्यायपालिका। तो गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कौन हो गया? जुडिशरी, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट स्पेशली। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आ गया? नोट करो क्या लिखा। न्यायपालिका को मूल अधिकारों के संरक्षक के रूप में स्थापित करते हुए न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन इतना गर्मी हो रहा है, कुछ कह रहे हो? न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। इसे संविधान का आधारभूत लक्षण ऑब्लिक मूल ढांचे का भाग माना गया है। किसे माना गया है? न्यायिक समीक्षा। समझ आ गया? न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनर्विलोकन एक ही बात है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आगे नोट करोगे? जल्दी नोट करो, लिखो। हालांकि पुनर्विलोकन शब्द का उपयोग केवल अनुच्छेद 137 में किया गया है। हालांकि पुनर्विलोकन शब्द का उपयोग केवल अनुच्छेद 137 में किया गया है, फिर भी संविधान के अंतर्गत कुछ विशेष प्रावधान है जिनके संबंध में न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है, जिनके संबंध में न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है। हाँ जी बताइए, क्या बोल रहा है, कहां से? इसके संबंध में न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है। समझ में आ गया? यस सर। क्या लिखा समझ में आया? 137 में तो ऐसे खुलकर लिखा हुआ है न्यायिक समीक्षा का अधिकार है, बाकी सब में खुलकर नहीं लिखा हुआ है। मेरी बात समझ में आई? अगर हम भाग 3 की बात करें तो कौन से दो आर्टिकल्स में? अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32 है ना।
न्यायिक समीक्षा का अधिकार न्यायालय को प्रदान करते हैं। लिख लो इस बात को, लिखो। भाग 3 में अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32 न्यायिक समीक्षा का अधिकार न्याय समीक्षा का अधिकार, भाग 3 में समझ लो, न्यायिक समीक्षा का अधिकार न्यायालय को प्रदान करते हैं। क्या स्पष्ट रूप से लिखा है? नहीं। नहीं। ठीक है, स्पष्ट रूप से लिखा नहीं है, इसे पढ़कर हम आइडिया लगाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब लिखोगे पृथकीकरण का सिद्धांत। लिख लो छोटा सा, पृथकीकरण का सिद्धांत। पृथकीकरण लिख दूं? नो सर। पृथकीकरण का सिद्धांत लिखोगे। देखो अनुच्छेद 13 1 और 13 2, 13 1 लिख लोगे ना, 13 1 और 13 2 के अनुसार विधियां संविधान से असंगत होने पर उल्लंघन की मात्रा तक शून्य रहेंगी। हिंदी वाले बच्चों जाग जाओ, ठीक है? खूब खतरनाक हिंदी लिखवाऊंगा इस बार। उल्लंघन की मात्रा तो शून्य रहेगी। क्या मतलब हुआ कि असंगतता की सीमा तक लॉ, समझ रहे हो ना? कोई लॉ बना है, बताया तुमने मैंने? भाई क्या हो गया? टेबल को काटिए, टेबल नाम कहाँ पर? टेबल है इसको ये तो और खुलवाई थी। सही है यार। चलो ठीक है, अभी हटा देखो, मैंने बताया था कि लॉ है कोई, चलेगा। अरे सर बैक कर लीजिए ना इसे, कहाँ से बैक करें? एक्सिट। सर पेन पे चले जाइए। अरे वो होगा नहीं, कैंसिल कर लीजिए। पेन पे जाइए, सब पेन नीचे पेन। नहीं वो सब कर दो, बता रहे हो। रुक जाओ। हाँ वो मैं बता दिया। चलो कभी भी बोला था, क्या बोला था मैं? फॉर एग्जाम्पल लॉ है L1 प्लस L2 प्लस L3 से बना है, ठीक है? मैंने कोई कानून बना दिया, उस कानून में मैंने बोला कल से सब बच्चे बैग लेकर आएंगे, बैग और लक्ष्मीकांत लेकर आएंगे, किताबें, ठीक है? दूसरा कानून बना दिया कि जिस बच्चे को मन होगा मैं ऐसे ही फालतू मारूंगा, ठीक है? तीसरा कानून क्या होगा? किसी बच्चे को क्लास से बाहर निकाल देंगे बाहर निकाल देंगे। बिना वजह। बिना वजह के? चलो ठीक है, तीसरा कानून ये बना दिया मैं क्लास में नहीं आता, कहीं नहीं आता, पैक कर दूंगा क्लास में, बाहर से लॉक लगा दूंगा, बाहर से लॉक, एक बार अंदर आके फिर बाहर से लॉक लगा दूंगा। मारेंगे ब्लॉक भी कर देंगे। हाँ, इसका मतलब दौड़ा यही अच्छा है। सुनो मेरी बात, अब इसमें यह कानून तो ठीक है, चलो सर आपने ये बोल दिया अच्छा है, लेकिन दूसरी आप बिना कारण देके मारने लगे हो, वायलेंस, अहिंसा, ये क्या हो जाएगा? सही है? नहीं है। ये जीवन जीने का अधिकार छीन रहा है, कम कर रहा है, उसमें हाथ पैर तोड़ दे रहे हैं सर, इतना नहीं मारो, समझा रहा, बता रहा हूँ उसके साथ, ठीक है? L3 बताओ, L3 क्या बोला मैंने? शिक्षा आना जाने का अधिकार, आवागमन का अधिकार, क्या कर दिया? रोक दिया मैंने। मेरी बात में कहीं नहीं आ सकते हो, बोलूंगा अब महीने में नहीं पढ़ना है, इसी कमरे में रहना है, समझ में? आवागमन का अधिकार छीन लिया तुमसे, ये भी गलत हो जाएगा, समझ में आ रहा है मेरी बात? तो अब यानी कि जो मैंने नियम कानून बनाया है वह इसी सीमा तक चलेगा, क्योंकि यही सीमा संविधान के साथ संगत है, बाकी सब संविधान के साथ असंगत है। तो जो संविधान के साथ असंगत है ना, वह लॉ नहीं चलेगा, समझ लो ना? लॉ का वह भाग, कानून का वह खंड जो कि संविधान के साथ असंगत है, मेरी बात समझ, वो फॉलो नहीं किया जाएगा। जैसे कि आप मुझे बताया ये कानून फॉलो हो रहा है, समझो मेरी बात। 2 और 3 अगर आप
नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो ये कटेंगे थोड़ी ना। नहीं कट रहा है ना, वही सारा लेकिन प्रैक्टिस कहाँ तक हो सकता है? जब practice- L1 तक, L2 और L3 प्रैक्टिस नहीं हो सकता है। क्या मेरी बात सुन में? यस सर। इस बारे में न्यायालय ने अलग, जैसे मैंने तुम्हें बताया, Yes, sir, वही। इस बारे में न्यायालय ने अलग अलग घोषणाएं की, कई बार में घोषणाएं हैं। जैसे संविधान में जो लिखा हुआ है वो तो ये लिखा हुआ है कि असंवैधानिक एवं शून्य कर देना चाहिए, लेकिन न्यायालय ने रुख अपनाया। न्यायालय ने कहा नहीं, हम सबको असंवैधानिक और शून्य नहीं करेंगे। जो पहले से छोटे हैं, छुपे हुए हैं, उन्हें हम खोज खोज के नहीं काटेंगे, जो प्रैक्टिस में ही नहीं हो रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? जो अमल में नहीं लाया जा रहा। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो इसलिए बोला गया असंगत की सीमा, ठीक है? ये असंगत की सीमा है, संगत की सीमा है, भैया बहुत सीमा ही बोल रहा है, समझिए कि नहीं? जहां इसका उल्लंघन हो रहा होगा वहां से ये असंवैधानिक हो जाएगा। जहां तक ये संगत है संविधान से, वहीं तक लागू हो सकता है। सर मेरी बात सुन रहे हैं? यही बात लिखवाई है, एक बार पढ़ लो उसे। क्या लिखवाया है? असंगत होने की, उल्लंघन की मात्रा तक शून्य रहे। अगर उल्लंघन हो रहा है तो शून्य हो गई, है ना? अगर उल्लंघन नहीं हो रहा है तो बने हुए। मेरी बात समझ में आ गई? आगे नोट करोगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। लिखो लिखो लिखो, मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाले प्रावधान का उल्लंघन करने वाले प्रावधान न्यायालय द्वारा असंगतता की सीमा तक, असंगतता की सीमा तक शून्य कर दिए जाएंगे। की सीमा तक शून्य कर दिए जाएंगे। इसे पृथक्करण का सिद्धांत कहा जाता है या पृथकीयकरण का सिद्धांत कहा जाता है। क्या ये फॉलो हुआ है? क्या एक बार भी फॉलो हुआ है? कब हुआ है? मिनर्वा मिल्स विवाद में, मिनर्वा मिल्स विवाद 1980। क्या फॉलो हुआ है? उस समय संविधान को संशोधित करके अनुच्छेद 368 के खंड 4 और 5 में यह बोल दिया गया था कि न्यायालय किसी भी तरह के संवैधानिक संशोधनों को निरस्त नहीं कर सकता। मेरी बात सुन रही? न्यायालय किसी भी तरह के संवैधानिक संशोधनों को निरस्त नहीं कर सकता, ये बोल दिया गया था। यह बताओ, अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो क्या न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत, क्या न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत खतरे में नहीं आ जाएगा? न्यायिक पुनर्विलोकन कम हो जाएगा, न्यायिक समीक्षा छिन जाएगी, न्यायालयों का अधिकार कम हो जाएगा। क्या यह संविधान के आधारभूत लक्षणों का क्षरण नहीं है? मूल ढांचे का क्षरण है, बता दिया भी मूल ढांचा में आता है। मेरी बात सुन रही? तो उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। और क्योंकि मूल ढांचे का क्षरण है, यानी कि क्या है? असंवैधानिक। तो बोला गया 368 का सारा भाग सही है। आर्टिकल 368 गलत नहीं है, लेकिन आर्टिकल 368 में ये चौथा और पांचवा भाग जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यह न्यायिक समीक्षा का अधिकार न्यायालय से छीनता है, और न्यायिक समीक्षा का अधिकार मूल ढांचे का भाग है, और अगर वो छीना जा रहा है तो इसका मतलब असंवैधानिक हो गया। तो सब कुछ नहीं काटा, समझ रहे हो ना? 42वें संविधान संशोधन में जो कुछ भी हुआ था या 368 में जो कुछ भी है, वो सब कुछ नहीं काटा। केवल कौन सा खंड काट रहा है? जो कि असंवैधानिक है। समझ रहे हो ना? नोट करोगे। उदाहरण के लिए मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ वाद 1980, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद बनाम, लिख लिया?
बादाम तो नहीं लिख लिया, बनाम वर्सेस है ना, चलो लड़ाई वाला बनाम। बनाम भारत संघ वाद 1980 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 368 क्या लिखा, अनुच्छेद 368 के खंड 4 और 5 में, खंड 4 और 5 को अवैध घोषित कर दिया। देखो, उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 368 के खंड 4 और 5 को अवैध घोषित कर दिया। जिसे सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। के द्वारा जोड़ा गया था। देखिए, यस सर। आगे लिखोगे, निकासी वाला है, लिखो ग्रहण का सिद्धांत। आगे लिखो ग्रहण का सिद्धांत, हेडर ग्रहण का सिद्धांत, हेडिंग लिखो। तो ग्रहण का सिद्धांत या यह सिद्धांत संविधान के पूर्व, यह सिद्धांत संविधान के पूर्व संविधान के पूर्व की ऐसी विधि पर लागू होता है जो संविधान के पूर्व तो विधिमान्य थी, परंतु मूल अधिकारों के साथ संगत नहीं है या असंगत है। फुल स्टॉप। आगे लिखोगे, हालांकि हालांकि यदि इस प्रकार के मूल अधिकार जो कि संविधान पूर्व निर्मित विधियों को आच्छादित करता है, बता रहा हूं, सब बता रहा हूं, वास्तव में नहीं बता, आच्छादित करता है, ठीक है, कॉमा को इस सीमा तक संशोधित किया गया है कि संविधान पूर्व निर्मित विधियां संविधान पूर्व निर्मित विधियां संशोधित मूल अधिकार के साथ असंगत नहीं है। संशोधित मूल अधिकार के साथ असंगत नहीं है
तो ऐसी विधियां पुनः वैध कर दी जाएंगी, पुनः वैध हो जाएगी, पुनः वैध हो जाएगी और इस प्रकार इन विधियों पर ग्रहण का सिद्धांत लागू नहीं होगा। इन विधियों पर ग्रहण का सिद्धांत लागू नहीं होगा। यह निर्णय भीखाजी नारायणवाद लिखूं है। वाद 1955 में उच्चतम न्यायालय द्वारा लिया गया या दिया गया, लिख सकते हो, कोई बात। ठीक है, लिख लिया? जो लिखा वो समझ पाए? बस लिख लिया, एक बार पढ़ लो, लिख के चैंपियन बना के सुन लो। एक बार समझ तो लो क्या लिखा हुआ है। लिखा ये हुआ है कि लेट अस सपोज कोई प्रावधान है ना, वह प्रावधान ग्रहण का सिद्धांत फॉलो कर रहा है क्योंकि हमने कोई मूल अधिकार लिखे हुए हैं, हमने कोई नए मूल, हमने संविधान के समय बहुत सारे मूल अधिकार लिखे है ना। पुराना कोई प्रावधान था जो कि उस मूल अधिकार की छाया में आ गया, क्योंकि मूल अधिकार की छाया में आ गया, यानी अब चाहे जैसा भी प्रावधान रहा हो, भले या संवैधानिक रहा हो, उसे हटाने के लिए नहीं जाएगी सुप्रीम कोर्ट, है ना। सुप्रीम कोर्ट बार बार हर एक चीज को कैसे हटाए, इतने सारी चीजें लिखी हुई है, मेरी बात सुन रही। इसलिए इसे ग्रहण का सिद्धांत के अंदर रखा गया। लेकिन अगर बाई चांस वह मूल अधिकार संशोधित कर दिया गया है, बाई चांस, ठीक है, और अब यह जो पुरानी विधि थी, पूर्व निर्मित विधि, पूर्व निर्मित प्रावधान कानून है ना, अब यह इसके सामने नहीं आ रहा है, इसके आड़े नहीं आ रहा है, समझ गए ना मेरी बात, इससे असंगत नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यह दोबारा से क्या हो जाएगा, वैध हो जाएगा, मान्य हो जाएगा। इसीलिए इसे ग्रहण बोलते हैं, क्योंकि इसमें ये दोबारा से सामने आ सकता है। मेरी बात सुन नहीं, दोबारा बताऊं यार, एक बार सुन लो, एक बार सुन लो, कोई बात नहीं, मेरी ओर सुन लो, है ना। क्या बोल रहा हूं कि अगर संविधान हमने लिखा, मूल अधिकार बनाए, 26 जनवरी 1950 को सब लागू कर दिया, उन मूल अधिकारों के लिखे जाने की वजह से कुछ पूर्व निर्मित अधिकार, कुछ पूर्व निर्मित प्रावधान, है ना, कुछ पूर्व निर्मित प्रावधान उनके साथ असंगत हो रहे थे, ठीक है, इसीलिए उसकी छाया में आ गए। फॉर एग्जाम्पल आईपीसी 377 एग्जाम्पल ले रहा हूं, क्या मेरी बात क्लियर है। लेकिन अगर मूल अधिकारों में किसी तरह का संशोधन कर दिया गया, लेट अस सपोज आपसे जीवन जीने का अधिकार छीन लिया गया, मेरी बात समझ में, जीवन जीना कोई जरूरी नहीं है, भगवान फ्री में जन्म बांट रहे हैं, समझा, एक बार मरेंगे दोबारा आ जाएंगे फ्रेश, क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है, भगवान फ्री में बांट रहे जीवन जीने का खूब अधिकार मिला हुआ तुम लोगों को, ठीक है, गवर्नमेंट बोले हम नहीं दे रहे, हम वो छीन, सपोज कर रहे हैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, है ना। अगर ऐसा हो गया तो अब आईपीसी 377 कैंसिल क्यों होगा, वैसे आर्टिकल 19 की वजह से भी कैंसिल हो जाएगा वो, लेकिन लेट अस सपोज आर्टिकल 19 भी हट गया, है ना, अनुच्छेद 19 भी हट गया, 21 भी हट गया, या जिसके साथ जिसकी वजह से आईपीसी 377 को काटना पड़ गया था वो सब हट गया, मेरी बात समझ में, तो आईपीसी 377 दोबारा से वैध हो जाए, दोबारा से लीगल हो जाए, मेरी बात समझ में, दोबारा से समलैंगिकता अपराध बन जाएगी। नहीं समझे बात, समझ में आ गया, मैंने क्या बोला, समझ में आ गया। प्रावधान जब तक मूल अधिकारों की छाया में थे
कोई दिक्कत नहीं, हमें बताया मूल अधिकार बढ़े, ठीक है, छाया में खत्म नहीं हुए। अगर मूल अधिकारों में संशोधन करके उनकी छाया को कम कर दिया गया, जिसकी वजह से यह पूर्व लिखित प्रावधान समझ आ रहा है ना, अब किसी तरह से संविधान के साथ असंगत नहीं हो रहे। इसे उठाओ, चलो चाय के पास पानी पियो बेटा, अरे पानी पियो, देखो ठीक है, मेरी बात सुन रहे, पूर्व लिखित प्रावधान असंगत हो रहे, ठीक है, सॉरी, पूर्व लिखित प्रावधान पहले असंगत हो रहा था, अब असंगत नहीं हो रहा, मूल अधिकारों में चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो ऐसे में अब ये दोबारा से क्या होगा, लीगल हो जाएगा, वैध हो जाएगा। इसीलिए ग्रहण में था, खत्म नहीं किया गया था। देखो कितना स्मार्ट, ऐसे बेवकूफ समझ रखे हो सुप्रीम कोर्ट को कि फालतू में नहीं कर रहा, स्मार्टनेस है उसके अंदर, ठीक है। लेट अस सपोज मूल अधिकारों में जैसे संशोधन हो गया और पुराने प्रावधान अब लीगल हो गए, तो अब दोबारा से कानून बनाएंगे वो लोग बैठकर, नहीं ना, पुराने वाले जीवित हो जाएंगे, पुराने वाले जीवित हो गए, कब्र खोद के खड़े हो गए। मेरी बात समझ नहीं समझ पाए? समझ गया ना? मम्मी जिंदा हो, मम्मी समझते हो ना, घर वाली मम्मी नहीं, इज्जत वाली हो, है ना, वो जिंदा हो गई दोबारा से, ठीक है। इसीलिए मसाला लगा के रखा हुआ था इसमें, ठीक है, कि दोबारा जरूरत पड़ने पे जिंदा किया जा सके, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो घबराने वाली बात नहीं है, देखो सर ये दो हो सकते हैं ना, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं ना, दोनों आगे हो गए। देखो साथ ही साथ मूल अधिकार का प्रभाव भूतलक्षी नहीं, भविष्यलक्षी। भविष्यलक्षी। सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 का के तहत एक मूल अधिकार घोषित कर दिया गया। समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब मेरे एक जानने वाले हैं, बहुत पुराने बाबा जी समझ में आ रहे हैं, बहुत पुराने, ठीक है। वो बोल रहे हैं यार मुझे शिक्षा मिली नहीं फ्री में, मैं तो कितना शिक्षित होने जा रहा था, है ना, मुझे पढ़ाई लिखाई का मन इतना करता था, मैं समझ में आ रहा है, अगर मैं पढ़ लिख लिया तो बहुत बड़ा आदमी बन गया होता, हाँ सब कुछ कर लिया होता मैंने, मुझे क्योंकि शिक्षा सरकार ने दी नहीं और उस समय मूल अधिकार की श्रेणी में आता नहीं था, इसलिए मैं अपने जीवन में पिछड़ गया। मैं जा रहा हूँ सरकार पे केस करने, मेरे मूल अधिकारों का अब तक हनन करके बैठी थी। मेरी बात सुनना है, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, समझ आ रहा है, अपने आपको बच्चा ना समझ लग रहा, 6 से 14 वाली बात हो रही है, ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक है। तो अब उन्हें शिक्षा का अधिकार है। अब मेरे दादा के दादाजी बोल रहे हैं यार मुझे तो मिला नहीं, अगर मुझे मिल गया होता है शिक्षा का अधिकार तो मैं आज अंबानी का पिताजी बन के घूम रहा होता। नहीं समझे बात? बहुत पैसे वाला होकर घूम रहा होता, बहुत पैसे कमा होते, IAS बन गया होता। मैं जाऊँ सरकार पे केस करने, क्योंकि शिक्षा का अधिकार था हमारे पास, उसने हमें दिया नहीं था, उसने रोक रखा था, उसने संसद में पारित नहीं किया था, जिसकी वजह से सामान्य जनों के लिए शिक्षा को अधिकार के रूप में नहीं दिया गया था। मेरी बात सुन रहे, जिसकी वजह से मेरी शिक्षा पूरी नहीं हो पाई और मैं जीवन में पीछे रह गया। मेरे दादा के दादाजी गए, कहाँ गए? ऊपर नहीं, अभी नीचे, सर्वोच्च न्यायालय संज्ञा सरकार के ऊपर केस करनी। मेरी बात सुन रही कि मेरे जीवन में पिछड़ेपन का कारण यही है सरकार। अब बताओ केस होगा दर्ज या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? मूल अधिकार तो उन कारण हुआ है, उस समय लागू नहीं था। अब नहीं है ना, उस समय थे, काफी जनसंख्या थी नहीं। दादाजी बन के नहीं पैदा हुए थे, पहले वो बच्चा बन के पैदा हुए, समझे? फिर दादाजी बने। उस समय लागू नहीं था। हाँ जैसे बात ये है सर, जो चीज जिस समय पर ना, जैसे अभी यहाँ पर आपके साथ घटित हो, उसी समय पे जब उसका केस नहीं करेंगे बाद में। अरे इसमें लिखा है भूतलक्षी नहीं भविष्यलक्षी है।
जिस डेट से लागू हुआ उस डेट से लोग शिक्षा के अधिकार की डिमांड कर सकते हैं। यस सर। जिस डेट से लागू हुआ उस डेट से डिमांड करेंगे। ये नहीं स्वर्ग से आ जाएंगे यहाँ पर कहेंगे हमें भी शिक्षा का अधिकार दो। मेरी बात समझ आई? ऐसे सारे मुर्दे खड़े हो जाएंगे, हमें शिक्षा का अधिकार नहीं मिला है, सरकार को देना चाहिए था। मेरी बात समझ? जिस डेट से कोई मूल अधिकार मिला है उसी डेट से वो लागू होगा, उसके पहले से लागू नहीं हो सकता। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोला करो, समझ में आ गया? चलो ठीक है, ये तो 2010 में लागू हुआ था ना? जब भी लागू हुआ उसके बाद ठीक है, 2002 में लागू हुआ। सर नहीं 2002 में आया था लेकिन क्रियान्वित 2010 अब हो सकता है, हाँ ये हो सकता है 2002 में आ गया था संविधान संशोधन, वो तो लोग देखना अपने आप ही, लड़ाई लड़ाई नहीं, चलो बस हो गया। चलो आगे बोली जिस भी दिन में हुआ ईयर नहीं आ जाता ठीक है, ये सब उसको अच्छा डेट नहीं पूछा बस। लिखो भारतीय संविधान, आगे लिखो भारतीय संविधान के प्रवर्तन के पूर्व प्रवृत्त विधियों पर प्रवृत्त विधियों पर मूल अधिकारों का प्रभाव उस तिथि से लागू होगा। कोई बात नहीं, ठीक है। पूर्व प्रवृत्त विधियों पर मूल अधिकारों का प्रभाव उस तिथि से लागू होगा जिस तिथि से उन्हें लागू किया गया है। समझ में आ गया? अब पूरा लिखवाना बहुत बड़ा हो रहा है, फिर समझ में आ गया। मेरे ख्याल से आइडिया लोगों को मिल गया क्या बात होने की कोशिश करिए। भविष्य में समझ में आ गया ना? जिस डेट से होगा, जिस डेट से वो अधिकार मिले उसी डेट से अगर आप समझ रहे हो ना, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके संरक्षण के लिए आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, उसके पहले नहीं आ सकते आप, ठीक है। जैसे आपको संविधान में जो मूल अधिकार है वो 26 जनवरी 1950 से मिल रहे हैं, जो मुख्यतः है 21 के एक को हटा दो, बाकी सब तो 26 जनवरी 1950 से मिल रहे हैं, है ना। तो आप 26 जनवरी 1950 के पहले की बात नहीं करें, उसके बाद की बात कर सकते हैं, है ना, कि सरकार ने हमारे साथ ये किया वो किया, हमें ये अधिकार नहीं दिया वो अधिकार नहीं दिया, सारे सरकार के खिलाफ आरोप लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद होने पर, उसके पहले नहीं। तो 26 जनवरी 1950 के पहले आपके साथ जो कुछ भी हुआ हो, है ना, उसके लिए वो मूल अधिकार नहीं देखे जाएंगे, संवैधानिक तौर पर नहीं देखे जाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। चलो सर में आ गया। एक अंतिम केस लिख लो। अच्छा एक और केस है, वो दीपचंद वाला है। यस सर। लिख लो, लिख लो, लिख लो, स्टार नोट बना के लिखोगे, नोट लिखो। 1959 के 1959 के दीपचंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाद में, बनाम उत्तर प्रदेश, यूपी उत्तर प्रदेश, ठीक है, राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय ने यह घोषणा की थी कि ग्रहण का सिद्धांत केवल पूर्व निर्मित विधियों पर ही लगेगा, केवल पूर्व निर्मित विधियों पर ही लगेगा, और संविधान के लागू होने के पश्चात बनाई गई विधियां यदि संविधान के साथ असंगत है,
तो वह स्वतः ही असंवैधानिक एवं शून्य हो जाएंगी। असंवैधानिक एवं शून्य हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन आगे लिखोगे, लेकिन अंबिका मिल्स बनाम गुजरात राज्यवाद, गुजरात राज्यवाद, समझ पा रहे हो ना? वाद यानी कि वो जो केस होता है उसे, ठीक है। गुजरात राज्यवाद 1974 में उच्चतम न्यायालय ने अपने इस निर्णय को पलट दिया, ठीक है, और यह घोषणा की कि ग्रहण का सिद्धांत ना केवल संविधान के पूर्व निर्मित विधियों एवं प्रावधानों तक संविधान के पूर्व निर्मित विधियों एवं प्रावधानों तक सीमित रहेगा, बल्कि उसका उपयोग संविधान के लागू होने के बाद बने प्रावधानों एवं विधियों पर भी हो सकेगा। समझ आया? पहले ग्रहण का सिद्धांत पूर्व निर्मित प्रावधानों के लिए, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के लिए, और उसके बाद ग्रहण का सिद्धांत जिसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, ठीक है। इसके बाद भी संविधान के बाद भी लिखे कानूनों के लिए, प्रावधानों के लिए। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ आ गई मेरी बात? तो देखो, सुप्रीम कोर्ट अपने बात से पलट आता है, समझा? ये पहले कुछ और करेगा, फिर बाद में कुछ और करेगा, फिर बाद में कुछ और भी बोल सकता है, ठीक है। हमें अपडेट करना पड़ता है अपने आप को। नहीं बात समझ में? समझ आ गया? वेरी गुड। हाँ, अरे वो तो बताया था क्लास में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, अच्छी बात है ना, अगर न्यायाधीश पुराने वाले न्यायाधीशों के दिए गए फैसलों की समीक्षा कर रहे हैं, इसका मतलब बौद्धिकता चल रही, विचार विमर्श चल रहा है ना, अंधा अनुकरण नहीं हो रहा है ना। ऐसे नहीं कि एकदम ब्लाइंड होकर फॉलो कर लिया है, ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है, विचार विमर्श कर रहे हैं। तो शुरुआत में दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कुछ और बोला था, फिर अंबिका मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया, पलट दिया, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मेरी बात समझ में आ गई? चल, अब आगे क्या लिखना है? एक और केस लिख लेंगे, लिख ही लो फिर, जब दिख रहा है सब केस लिखो। देखो, मोटर जनरल ट्रेड्स बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। मोटर जनरल मोटर समझ गया? आगे जनरल, उसके आगे अरे कि बनाम नहीं लिख पा रहे हो? वो नहीं सर, मोटर जनरल के आगे बनाम बनाम यानी कि वर्सेस की कर चुका हूं। बनाम जिन दोनों पार्टी की लड़ाई हो रही है, वर्सेस, है ना। मोटर जनरल वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश राज्य किस सन में? 1984। वाद 1984 में उच्चतम न्यायालय ने
यह निर्णय दिया अरे छोड़ो, यह निर्णय दिया, क्या लिखा अभी तुमने? यह निर्णय दिया मतलब उच्चतम न्यायालय ने पृथक्कीकरण का सिद्धांत दिया, बस इतना लिखो, पृथक्कीकरण का सिद्धांत दिया, ठीक है? पृथक्कीकरण का सिद्धांत दे दिया, जिसमें ऐसा लिखो, जिसमें किसी विधि के वैध खंड और अवैध खंड को अलग अलग, किसी विधि के वैध खंड और अवैध खंड को अलग अलग यानी पृथक किया जा सकता है, ठीक है? जो वैध खंड होगा वो संवैधानिक है, वो चलेगा, और जो अवैध खंड है वो नहीं चलेगा, उसे कैंसिल आउट कर देंगे, निरस्त कर देंगे, या फिर ग्रहण का सिद्धांत लगा रहेगा उसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यदि यह वैध और अवैध खंड आपस में इस तरह से इंटरमिक्स्ड हो, नहीं समझ पा रहे हो? आज सुबह घर पे खिचड़ी बनी, मेरी बात समझ में? अब खिचड़ी में क्या क्या पड़ता है भाई? दाल चावल तो पड़ता ही है, समझ में आ गया? अब लेट अस सपोज, है ना, किसी को दाल खाना बना है, उसका यूरिक एसिड बढ़ा है, दाल खाना बना है डॉक्टर की ओर से, है ना? अब मैंने उसे खिचड़ी दी, मेरे घर पे आए हुए थे मेहमान, मैंने कहा चावल भी नहीं खा लो, इसमें दाल छोड़ दो, कर पाएगा वो ऐसा? है नहीं कर पाएगा। यानी कोई विधि ऐसे भी निर्मित हो सकती है जिसमें वैध और अवैध खंड आपस में इस तरह से जुड़े हो कि पृथक ना किए जा सके। उस केस में क्या होगा, सोच के बताओ? उस विधि को संवैधानिक या असंवैधानिक हो जाएगा? असंवैधानिक। वेरी गुड, देखो कि असंवैधानिक। तो वो क्यों खिचड़ी खाएगा भाई? उसे नुकसान कर रहा होगा, वो नहीं खाएगा खिचड़ी, बोलेगा रखे अपने दाल चावल भी रख, सब रख लो, हम चावल भी नहीं खाएंगे, इसमें हमें नुकसान कर जाएगा। समझो ना? तो जब मिश्रण इस तरह का हो जाए, जब वैध खंड और अवैध खंड का मिश्रण इस तरह का हो जाए कि उन्हें पृथक नहीं किया जा सके, क्या मेरी बात क्लियर है? तो ऐसे में वह पूरी चीज असंवैधानिक घोषित कर दिया कि बस ये बात नोट करना है। देखो देखो, यदि वैध और अवैध खंड आपस में इतने मिश्रित है कि उन्हें पृथक नहीं किया जा सकता, तो संपूर्ण विधि को असंवैधानिक एवं शून्य घोषित कर दिया जाएगा। चलिए, ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। इसका उदाहरण यही मोटर जनरल वाला कोई केस है, इसमें ऐसा हुआ, ठीक है? ये केस में ही तो लिख रहे थे हम लोग, इसी केस में ऐसा हुआ। कोई दिक्कत है बताओ? यहाँ तक हो गया? क्या आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। लिखोगे यार, मूल ढांचे का सिद्धांत लिखवा दो क्या तुम लोग को? वो टाइम आते लिखवा दो है? तुम लोगों ने लिखवाया मूल ढांचे का सिद्धांत? कुछ आइडिया दिए? शंकर प्रसाद ने, केशवन भारती, कुछ लिखवाया है इसके बारे में? नहीं लिखवाया अभी? पूरा नहीं लिखवाया, कुछ लिखवाया है? थोड़ा बहुत। क्या लिखवाया? बस ये लाइन लिखवाई है, पूरा इसके आगे लिखवाया है? उसमें बनाया है कि सभी उसमें वो क्या उसको व्याख्यात किया गया है, प्रस्तावना का व्याख्या किया। बस वहीं पर एक बार आया ना, तो अब लिख लो। चलो अब लिख ही लो, वो बात आ गई, वो दिन आ गया। देखो, मूल अधिकारों की संशोधनीयता और मूल ढांचे का सिद्धांत। मूल अधिकारों की संशोधनीयता
सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, मूल ढांचे का सिद्धांत लिखोगे। लिखो अनुच्छेद 13(2) के अनुसार राज्य कोई ऐसी विधि अधिनियमित नहीं करेगा जिससे मूल अधिकारों की अवहेलना एवं कटौती मूल अधिकारों की अवहेलना या कटौती होती है। इस संबंध में यह प्रश्न सामने आया या यह विवाद सामने आया क्या विधि शब्द के अंतर्गत, विधि शब्द जब बोल रहा हूं तो विधि को अंडरलाइन करोगे ऐसे इन्वर्ट कॉमन, क्या विधि शब्द के अंतर्गत संविधान संशोधन अधिनियम जिन्हें अनुच्छेद 368 से शक्तियां प्राप्त होती हैं वह भी आएंगे? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझते, लिख लिया, समझते। देखो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि हमें आगे जीवन क्या जीना है ना। ये जब दादाजी एकदम अंतिम समय में जा रहे हो तो बोल देना, मेरी बात समझ कि मेरे जाने के बाद भी गुलाब के इस पेड़ में पानी देते रहना। क्या मेरी बात क्लियर है? या अपना पानी पीने का ठिकाना नहीं है, लेकिन बोल के आते कभी कभी बोलते हैं ना ऐसे कि ऐसा कर देना वैसा कर देना, मेरे जाने के बाद है ना मेरी याद में ताजमहल बनवा देना। हो गया, ठीक है, बता रहा हूँ है ना। कोई बोल के चला गया, क्या कर लोगे? अब बनवाओ, मेरी बात समझ। अब मुश्किल ये है, संविधान निर्माता जाते थे मतलब हमेशा के लिए जाने थे, संविधान लिखते लिखते अंतिम में बोल कर गए कि हे राज्य, जब हम नहीं रहेंगे तब तुम्हारी गाइडेंस करने के लिए कि तुम्हें किस तरह के नियम कानून विधियां प्रावधान बनाने हैं, तुम्हारी सहायता के लिए, तुम्हारे दिशा निर्देश के लिए हम नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में लिखकर जा रहे हैं। अगर तुम्हें कुछ ना समझ में आए तो ये पढ़ के देख लो। नहीं बात समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब इन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में काफी बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं। ताजमहल बनवाने बराबर बात। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देश में सामाजिक आर्थिक समता या सामाजिक आर्थिक न्याय आए। मेरी बात समझ? लेकिन देश में सामाजिक आर्थिक न्याय आएगा कैसे? सबको बराबर करना पड़ेगा, है ना। कुछ जो बड़े बड़े जमींदार हैं उनकी भूमियों को कम करना पड़ेगा, उनके हिस्से के लेना पड़ेगा। बहुत सारे राजा महाराजा 100 हेक्टेयर और ज़्यादा समझ लो 1000, 2000, 5000 हेक्टेयर जमीन अभी भी है बहुत सारे लोग। मेरी बात समझ? 50 गांव की जमींदारी
है ना, एक समझ रहे हो ना, 100 गांव की जिम्मेदारी, इस तरह की जिम्मेदारी थी पहले। तो फिर आर्थिक विषमता तो वैसे ही बनी रहेगी हमेशा, समझ रहे हो ना। और जब तक आर्थिक विषमता बनी रहेगी तब तक सामाजिक आर्थिक न्याय आएगा नहीं। क्या हमारा आर्थिक स्तर, क्या हमारी सामाजिक श्रेणी तय नहीं करता है? तय करता है। अभी यहाँ 2 कुर्सी रखी हो, अंबानी जी आए और मैं आऊं, तो लोग खुद कहोगे अरे आप तो रोज खड़े होकर पढ़ाते हैं, अरे अंबानी साहब आप बैठिए। सही बात, अब सही बात है ना उसे? अरे आप पहले वो बात नहीं। मैं बता रहा हूँ, होगा ऐसे ही, होगा ना, है क्या ना? छोटी सी सामान्य तौर पे ही होगा, सामान्य तौर पे ही होगा। अब बहुत सिंपल सी बात, आर्थिक स्तर, चल मुझे हटा दो, कोई भी 2 लोग आएंगे, अगर एक अंबानी होगा एक कोई और होगा, तुम सीट किसे ऑफर करोगे? अब छोड़, अब इतना भी झूठ मत बोलना, आप अंबानी बहुत अब इतना मुझे विश्वास ना हो, ठीक है, ठीक है, किसे ऑफर करोगे? अंबानी को। क्यों? क्योंकि उनकी आर्थिक वो अपना अच्छा, वो भी अपना अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कोई और भी अपना अच्छा काम कर सकता है। कोई रिक्शे वाला सकता है, मेहनत से चलाता हो, कभी चोरी चकारी ना की हो, है ना, अच्छा जीवन चला रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्यों उसे सीटी ऑफर करोगे? सामान्य तौर पे देखा गया है कि आर्थिक श्रेणियां जिस हिसाब से होती है, कहीं ना कहीं सामाजिक जीवन भी वैसा ही होता है, समाज में इज्जत भी वैसी होती है। क्या मेरी बात क्लियर है? सामान्य रूप से समझा? तो उस वजह से आर्थिक न्याय अगर लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो क्या पूर्ण रूपेण सामाजिक न्याय की व्यवस्था परिकल्पित हो पाएगी? स्थापित हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। सामाजिक न्याय की स्थापना ही तब होगी जब आर्थिक विषमता दूर हो जाए, कम से कम न्यूनतम हो, समझ रहे हो ना, कम से कम हो या न्यूनतम हो आर्थिक विषमता, तब सामाजिक न्याय की स्थापना हो सकती है, ठीक है। और उसी सामाजिक और आर्थिक न्याय को समझ रहे हो ना, लाने के लिए, सामाजिक आर्थिक न्याय समता लाने के लिए क्या किया गया? कुछ रूल्स, कुछ प्रावधान लाए गए, और उन प्रावधानों से मूल अधिकारों का क्षरण हो रहा था, जिनमें से एक बहुत मुख्य था राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का अधिकार। अरे पता है तुमको? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था। जब भी सरकार छीनने की बात करे, है ना, तो लोग लेकर कहां पहुंच जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि मूल अधिकार को लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया सकता है। मेरी बात सुन नहीं? अरे बोलो। तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, इस वजह से लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रहे थे। इस वजह से बहुत सारी परेशानियां आने लगी। ऐसा लगा कि ये तो लिख के चले गए हैं कि बनाना ताजमहल, हम बना नहीं पाएंगे, हम झोपड़पट्टी भी नहीं बना पाएंगे इनकी आगे। ताजमहल तो बहुत दूर की बात है। समझ में आ रहा है? अरे बोलो, समझ में आ गया? इस वजह से क्या किया गया? बार बार, अनेकों बार मूल अधिकारों को इस तरह से परिवर्तित करने की कोशिश की गई कि लोगों तक मूल अधिकार, मुख्य जो मूल अधिकार है वो पहुंचते रहे, है ना, लेकिन साथ ही साथ सामाजिक और आर्थिक विषमता को दूर किया जाए, सामाजिक आर्थिक न्याय को लाया जाए। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो। और क्योंकि इन्हें लाने के चक्कर में मूल अधिकारों से छेड़छाड़ की जाने लगी, इसीलिए लोग कहां पहुंचने लगे? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे वादों में, बहुत सारे केसेस में अलग अलग प्रकार के निर्णय दिए। तो जो मुख्य निर्णय है वो हम देखने जा रहे हैं, और ये समझ सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से अपनी समझ को इस संदर्भ में उसका क्रमिक विकास होता है, उसकी समझ का मूल अधिकारों को लेकर, या देश को समझाने को भी समझ सकते हो कि कैसे मूल अधिकारों की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है ना, इसका एक क्रमबद्ध तरीके से विकास हुआ, इसकी समझ का विकास हुआ देश में। क्या मेरी बात क्लियर है? तो पहला केस लिखते जल्दी नोट करोगे, देखो शंकरी प्रसाद वाद 1951। अच्छा नहीं लिखते हो, पहले क्या लिखा है तुमने? अभी कुछ लिखा नहीं है? आगे लिखो, आगे लिखो। संविधान के भाग 4 में उल्लिखित नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य
देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। लोकतंत्र की स्थापना करना है। लिख लिया, पूर्ण विराम लगाओ, लिखो आगे। जब संसद ने इन तत्वों को लागू करने की कोशिश में, इन तत्वों को लागू करने के प्रयास में संपत्ति के अधिकार को सीमित करने हेतु, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, तेज लिखना पड़ता है वहां पर एग्जाम में ना, काफी लिखना पड़ता है। देखो, सीमित करने हेतु संविधान संशोधन, एक दिन में 6 घंटा लिखना पड़ेगा, पता है ना मेंस में, अगर मेंस होगा तो 6 घंटा लिखना पड़ेगा एक दिन में, 2 घंटे का गैप रहेगा बस बीच में, ठीक है। लिखने की प्रैक्टिस बढ़ाओ, लिखना है यानी कि एग्जाम निकालना, बहुत सिंपल सी बात। लिखो, क्या लिखा? सीमित करने हेतु संविधान संशोधन की नीति अपनाई, जिसे मूल अधिकार में हस्तक्षेप के आधार पर चुनौती दी गई। की नीति अपनाई, संविधान संशोधन की नीति अपनाई, जिसे मूल अधिकार में हस्तक्षेप के आधार पर चुनौती दी गई। आगे बोले, इस संबंध में कुछ प्रमुख वाद है। इस संबंध में कुछ प्रमुख वाद है। पहला वाद लिखोगे, शंकरी प्रसादवाद 1951। शंकरी प्रसादवाद 1951। शंकरी प्रसादवाद 1951 लिखो। लिखवा दो, लिखो लिखो। इसमें उच्चतम न्यायालय ने लिखो मैं, शंकरी प्रसाद की समझ लो, शंकरी प्रसाद न्यायालय, ठीक है। देखो, इसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान संशोधन साधारण विधि नहीं है, साधारण विधि नहीं है, एवं अनुच्छेद 13 में विधि शब्द, विधि को अंडरलाइन कर लो, अनुच्छेद 13 में विधि शब्द, विधि को अंडरलाइन करना है, के अंतर्गत केवल साधारण विधियां शामिल है, न कि संविधान संशोधन अधिनियम। न कि संविधान संशोधन अधिनियम। इसलिए संसद के पास मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति, इसलिए संसद के पास मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति है। कौन से केस में डिसीजन आया? शंकरी प्रसाद, ठीक है। दूसरा केस लिखोगे। अब देखो, दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय आगे चलकर पलट लिया। कैसे पलटा? लिखोगे गोलकनाथवाद, लिखो गोलकनाथवाद 1967, 1967। कौन सा संसद? गोलकनाथ हाँ, उसके बाद वाद उसके बाद 1967, 1967।
लिखो उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को उलट दिया और निर्णय दिया कि संविधान में मूल अधिकारों को एक सर्वोच्च स्थिति प्राप्त है। संविधान में मूल अधिकारों को एक सर्वोच्च स्थिति प्राप्त है। संविधान में मूल अधिकारों को एक सर्वोच्च स्थिति प्राप्त है। अतः संसद द्वारा मूल अधिकारों में संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। संसद द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब जब ये आ गया फैसला, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी एकदम परेशान, याद करो गरीबी हटाओ वाला नारा था। सोशलिस्ट लीडर थी, सामाजिक है ना, सामाजिक सोशलिस्ट समाजवादी लीडर है ना। कांग्रेस की थी लेकिन समाजवादी लीडर रूप में देखते। तो ऐसे में वो क्या करेंगे इंदिरा गांधी, वो लड़ जाएंगी। मेरी बात सुनाई, वो संसद में बार बार ऐसे बिल लाएंगी जिससे न्यायालय की शक्तियां सीमित होते जाए। ठीक है, और उसी प्रकरण में एक उन्होंने 24वां संविधान संशोधन लाए 1971 में, जिसमें उन्होंने दोबारा से बोला कि यदि मूल अधिकारों में संशोधन संसद के द्वारा किया जा रहा है तो वह न्यायपालिका द्वारा अमान्य घोषित नहीं किया जाता। नोट करो, लिखो लिखो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। ठीक है, आगे लिखो संसद ने 1971। ठीक है, संसद ने इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 13 में एक नया खंड जोड़कर अनुच्छेद 13 में एक नया खंड जोड़ दिया, जोड़ दिया कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 के अधीन पारित, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 के अधीन पारित संवैधानिक संशोधन साधारण विधि नहीं है, साधारण विधि नहीं है, पूर्ण विराम। और इस प्रकार अनुच्छेद 13 संविधान संशोधन अधिनियमों पर लागू नहीं होगा। इस प्रकार अनुच्छेद 13 संविधान संशोधन अधिनियमों पर लागू नहीं होगा। पूर्ण विराम। अतः राज्य के पास एक बार पुनः मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति निहित हो गई। एक बार पुनः मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति निहित हो गई। ठीक है, अब बस लास्ट की एक लाइन लो, एक लाइन। केशवानंद भारती वाद 1973। केशवानंद भारती वाद 1973 लिखोगे। इसमें केशवानंद भारती वाद 1973 1973 डैश करके लिखो। इसमें
उच्चतम न्यायालय ने 1973 इसमें उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचे की अवधारणा प्रस्तुत की जिसके अनुसार संविधान की कुछ ऐसी मूल विशेषताएं हैं। दोबारा बोलूं, मूल ढांचे की अवधारणा प्रस्तुत की जिसके अनुसार संविधान की कुछ ऐसी मूल विशेषताएं हैं जो असंशोधनीय है। समझ गए ना? जिनका संशोधन नहीं किया सकता, जो असंशोधनीय है और इसलिए मूल अधिकारों का संशोधन भी केवल उस सीमा तक किया जा सकता है जहां तक वे संविधान के मूल ढांचे को क्षति ना पहुंचाए। ठीक है? यस सर। कोई दिक्कत? अब दिक्कत होगी तो कल मिलेगी। ठीक है? आज लेट हो गया तो 40 हो रहा है, सर वेट कर। अब इसमें क्या दिक्कत है? एक्सप्लेनेशन भी बाकी में का आग्रह है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूंगा आपको। ठीक है? आज घर पे ले जाओ, इसे पढ़ो थोड़ा सा। कल छुट्टी है? नहीं मेरी सर। चल